डिवाइड तो नहीं कर दो साइड 12 हाँ ठीक है। तो देखो कल क्या क्या देखा था, ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे तो उसमें भी देख लेना। पहले मैं बता देता हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी सबके डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ाया था, पहला कॉन्सेप्ट शायद मैंने पढ़ाया था, हाँ, एब्सोल्यूट मास कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट मास क्या होता है और रिलेटिव मास क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मास खड़े हो जाता है एंड रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट, बताओ क्या होता है। पहला ही टॉपिक हमारा कल का क्या था, रिलेटिव और एब्सोल्यूट मास। बताइए आप एब्सोल्यूट मास क्या है अपने भाषा में बताओ, कोई अंग्रेजी में अंग्रेजी मान लीजिए, जो तुम्हें समझ में आता है वो बताओ कि एब्सोल्यूट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या कोई फार्मूला बता दो भी वो भी चलेगा, बट बताओ। GNM जी तुम भी याद नहीं कर रहे हो, बिना याद करे काम नहीं बनेगा। देखो सिर्फ लेक्चर लेने से और सिर्फ यहाँ आने से अगर नीट में होना होता ना, तो जितने होते हैं कम से कम नहीं तो 28 लाख फॉर्म भरते हैं, या मान लो 25 लाख फॉर्म भर रहे हैं, इस साल 24 लाख भर रहे हैं, इसमें 24 लाख निकलते हैं। ठीक है, अब ये 24 लाख फॉर्म भरते हैं, समझ रहे हो, 24 लाख फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये बातें मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि 24 लाख फॉर्म भरते हैं और इनमें से 40% लोग कम से कम कोचिंग तो करते हैं, क्लास तो लेते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। तो बताओ अगर 40% तुम मानोगे बात, तो 10 लाख निकालो, 10 लाख लोग जो हैं लगभग 10 टू 11 लाख, सोचो 10 से 11 लाख, सीट कितनी है गवर्नमेंट 40,000, 48,000 प्राइवेट सेक्टर को और इसको गवर्नमेंट सेक्टर को मिलाकर, और 1 लाख जो है तो अगर पूरा मिला दिया जाए जितने मेडिकल कॉलेज हैं, अभी इस मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। ठीक है, गवर्नमेंट भी। ठीक है, कितने हो गए 1 लाख है, अब 1 लाख है और 10 लाख लोग, यानी 10 गुने 10 लाख लोग क्या कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख पैसा दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और जो 2 लाख रुपए दे रहा है, सोचो वो क्या मटन गश्ती करने क्लास में जाएगा, पढ़ने जाएगा ना, मतलब वो सीरियस है इसको लेकर और वो चीज़ों को याद भी कर रहा है। ठीक है, उसी में से 6 लाख, 4 लाख तो मान लो 11 12 वाले हैं फ्रेशर, और जो 6 लाख हैं या तो उनका 1 ड्रॉप होगा, या 2 ड्रॉप, या तो 3 ड्रॉप। सोचो जो 3 ड्रॉप ले चुका होगा वो कितना जानता होगा, सोचो तुम किससे कंपटीशन कर रहे हो तुम, कभी सोचा इस बारे में कि अगर तुम नदी में तैरना नहीं सीख रहे हो तो कोई है जो इतना तेज तैर रहा है, जो तुम अगर देख लो तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, इसका मतलब कोई तो होगा जिसके 580 नंबर आए होंगे उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, उससे कंपटीशन कर रहे हो तुम, और तुम कहाँ हो अभी 0 नंबर, मतलब अभी तुम नीट ही नहीं दिए हो, पहली बार देने जा रहे हो और किसके साथ कंपटीशन है तुम्हारा, 580 नंबर वाले के साथ, मतलब वो 580 नंबर पहले से पा चुका है नीट में, कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार नीट दे चुका है। सोचो तुमने सुना ना ऐसे इंटरव्यू आते हैं 5 बार में नीट निकाला, 6 बार में नीट निकाला, तो सोचो जब लोग 5-6 बार नीट दे चुके हैं तो उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, कितनी बार चीज़ों को 5-6 बार तो ऐसे ही पढ़ चुके ना। और मान लो एक बार में एक अटेम्प्ट में मान लो अगर 2 रिवीजन भी करते हैं, 3 रिवीजन भी करते हैं, वैसे तो कम से कम नहीं तो 7 से 10 रिवीजन एक अटेम्प्ट में करना चाहिए इंसान को, अगर इतना कर दे तो निकल ही जाए, पर वो नहीं करते होंगे तभी तो नहीं निकल रहा है उनका, मतलब कि तभी 2-3 रिवीजन तो करके ही जाता है इंसान। तो अगर बोर्ड के लिए भी पढ़ता है तो 2 रिवीजन कर लिया जाता है, एक पहले जब पढ़ता है चैप्टर पढ़ता है और एक एग्जाम से एक दिन रात को एकदम बोर्ड के लिए। तो ये एग्जाम के पहले वाला तो है नहीं, कितना बड़ा सिलेबस, तुम 11 11वीं 12वीं दोनों का फुल सिलेबस एक रात पहले रिवाइज कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए जो है तो सोचो कि वो उसके साथ बैठ रहे हो जिसकी कहीं ना कहीं यूपी में वो उसके 600 भी आ रहे हैं तो उसको कॉलेज नहीं मिला है और तुम 0 पे हो, अभी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, इसलिए समझो और याद करो चीज़ों को ताकि पहली बार में हो जाए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना चलाने से कुछ नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 साल, तो मतलब यही 4-5 ड्रॉप लेने के बाद समझ में आता है कि नहीं यार याद भी करना होता है, क्वेश्चन भी जम के करना होता है, और जो क्लास में पढ़ाया जाए उसमें ध्यान से बैठ के समझा भी जाता है, तब बच्चे को समझ में आता है। जब वो 2 ड्रॉप ले चुका है, घर वाले ये कहते हैं बेटा ऐसा है इस बार हमसे नहीं हो रहा है, या तो इस बार कर लेना या तो अपने से करना। कुछ होते हैं, कुछ के घर वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान 2 से 3 बार कोई अटेम्प्ट दिया है और उससे नहीं हो रहा है तो उसके घर वालों को भी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि
अगर तुम्हारा 2 से 3 बार में नहीं हो रहा है ना, फिर तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो, फिर तुम उसको जबरदस्ती पा रहे हो। कोई चीज़ 2 से 3 बार करने पर नहीं हो रही है, इसका मतलब तुम या तो मेहनत से नहीं कर रहे हो, या तो तुम्हारे पास जो है तो एफर्ट की कमी है, या तो तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तुमको कुछ और करना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट ही वो करने में नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी कितना बड़े भी आदमी बन जाओ, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना डॉक्टर बनने के लिए, या तुम नहीं बनना चाहते, दिल से अंदर से नहीं बनना चाहते, तो सच कह रहा हूँ अभी भी छोड़ देना, मत बनना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से लगना चाहिए तो नहीं यार हम डॉक्टर, देखो एक दिन कभी सफेद कपड़ा पहनकर निकलना, जब तुम खुद इमेजिन किया करो, सोने से पहले 10 मिनट सोचे करो कि आज हमने क्या क्या किया, ठीक है, आज हमने क्या क्या किया, और अगर वही हम व्हाइट कोट पहनते एकदम डॉक्टर की तरफ आ रहे होते, तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन पेरेंट्स, माता पिता, जब तुम व्हाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगाओ हो तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, चार लोगों के सामने क्या बोलेंगे, मेरी बेटी या मेरा बेटा है, ये बोलेंगे ना। अब सच में बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ इसलिए होती है, डॉक्टर इज मोस्ट फेवरेट, या ये कहो कि सबसे अच्छी जॉब क्यों है डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ क्योंकि चाहे तुम अंबानी को देखो, चाहे तुम मोदी को देखो, मैं मानता हूँ मोदी इज द पावरफुल मैन इन द इंडिया, मानते हो, अंबानी मानते हो, ठीक है, जिसने फेसबुक मार्क जुकरबर्ग मानते हो, ठीक है, पर बिल गेट्स को मानते हैं, बहुत, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर अगर इनकी तबीयत खराब होगी और कोई डॉक्टर इनका दुश्मन हुआ तो गए, ठीक है ना। तो और ये भी जब डॉक्टर से मिलते होंगे और लास्ट कंडीशन पे होंगे, लास्ट स्टेज में होंगे, मान लो उनको कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज में रहे, क्या बोलेंगे, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे कोई भी देखो, कितनी भी मूवी बनी होंगी, कितने भी सीरियल्स, कितने भी सिनेमा बने होंगे, उसमें सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट कहाँ पे होता है, जब कोई हीरो मरता है और तब उसको चोट लगती है, कुछ भी होता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब, या फिर आप हमारे लिए भगवान हैं, बचा लीजिए, यही कहते हैं ना। तो सोचो फिर कहाँ पे टिकता है, सबकी नजर एक ही जगह होती है, ऑपरेशन थिएटर का गेट खोलेगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, अगर डॉक्टर बोल दिया आई एम सॉरी, गए काम से। तो सोचो लोग, मैंने देखा है, मैं भोपाल में गया हूँ, ठीक है, वहाँ भी देखा है, एम्स मैंने बहुत सारे 2-3 एम्स गए, तो वहाँ जब लोग जाते हैं ना, गांव के लोग तो, और गांव के लोग बस एक ही चीज जाते हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप ही बचाएं, तो ऐसा तुम सेकंड गॉड बनने जा रहे हो, मतलब भगवान बनने जा रहे हो, सोच रहे हो तुम कितनी बड़ी जॉब है। कोई ऐसी जॉब है जिसमें डॉक्टर मतलब भगवान की जॉब तुम्हें दी जाए, मोदी को भी एक बार तुम कहोगे कि हमने तुम्हें बनाया वोट देकर, डॉक्टर को थोड़ी कहोगे कि हमने तुम्हें भगवान बनाया देकर, और कौन नहीं कहता कि डॉक्टर भगवान होते हैं, सब कहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी तुमने सुना है कि कभी भी तुम्हारे वीजा में, तुम्हारे उसमें आधार कार्ड में तुम्हारे नाम की पहले टीचर लिखा हो, या प्रोफेसर लिखा हो, या पीएम लिखा हो, या सीएम लिखा हो, या बहुत बड़ा रिच मैन लिखा हो, देखा है कहीं? नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं लिखता, यहाँ तक कि कोई वीजा हो गया, कोई आधार कार्ड हो गया, कोई पैन कार्ड हो गया, नहीं लिखता, बट डॉक्टर लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर यूनिवर्सल है, तो मतलब डॉक्टर इज अ बहुत बड़ी जॉब है, क्यों लोग 28 को जो यूपीएससी तक में इतने एस्पिरेंट नहीं है, यूपीएससी तक में इतने कलेक्टर बनने तक में इतने लोग नहीं बनने नहीं जाते जितने डॉक्टर बनने जाते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना, मतलब ये सबसे अफोर्डेबल जॉब है, ऐसी जॉब है कि जहाँ पे भी लोग बैठते हैं एक बार तो लगता है कि यार अगर ये नहीं बचा पाया ना तो हम मरेंगे ही और कुछ नहीं होगा। कोविड में आगा, कोविड में देखो तुम कितना डॉक्टर का वो था कि मतलब लोग ऐसा सोच रहे थे कि डॉक्टर मिल गया मतलब भगवान मिल गए हैं, भगवान को कम डॉक्टर को ज्यादा याद करते थे। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए इसके लिए एकदम सीरियस होकर प्रैक्टिस करो, और ज्यादा मटर करके जानते हो मैं क्यों कहता हूँ कि मत करो, मजाक ज्यादा मत करो, इसलिए मत करो, तुम्हारी जॉब करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट जो होते हैं, जब तुम पेशेंट को देखोगे तो हमेशा ऐसे मुंह एकदम सीरियस मुंह लेके उनके सामने नहीं जा सकते, वरना वो तो खुद ही बेचारा टेंशन में, तुम भी टेंशन में जाकर उसको मार ही दोगे एकदम। तो हमेशा एक डॉक्टर का प्लस पॉइंट ये होना चाहिए, डॉक्टर मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा उसके अंदर भी मोटिवेशन होना चाहिए, और वो हंसीला मतलब हंसमुख इंसान होते हैं, ऐसा होना चाहिए कि बहुत हंसते हंसते चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सके, मतलब हंसते हंसते इंजॉय करते हुए चीज़ों को पढ़ भी सके, पढ़ा भी सके, तभी तो जाकर जब वो पेशेंट देखेगा, ये चीज़ समझो, जब पेशेंट को तुम देखोगे हंसते हुए देखोगे तो पेशेंट आधा जो होता है, कहते हैं ना कि आधी चीज़ें हम टेंशन लेके करते हैं, हमें जिस चीज़ का स्ट्रेस होता है, आधा यहाँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो इंडिया में लोग तंबाकू क्यों खा रहे हैं, लोग ड्रग्स क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? स्ट्रेस के कारण, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कॉलेज पहुँचते ही। मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में खुद ये मेरे कई भैया जो है तो ड्रग्स
बच्चे नशे में फंसे हुए, मेरे कई फ्रेंड, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, शायद मैंने बताया भी होगा एक बार क्लास में, अभी नहीं बताया। मेरे खुद के फ्रेंड जो हैं, खुद के फ्रेंड की बात बता रहा हूँ, जो 8th में मेरे साथ थे, अब तो नहीं पढ़े 9th वगैरह, 8th 9th में जो मेरे साथ पढ़ते थे आज, और बहुत अमीर लोग थे, बहुत अमीर, बहुत करोड़पति हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, यहाँ के नहीं है, भोपाल वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, आज ड्रग्स ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ड्रग्स तुम सोच भी नहीं सकते, और इतने पैसे वाले क्यों, वो परेशान हो रखे हैं अपनी लाइफ से। और परेशान भी ऐसी चीज से होते हैं, तुम्हें अगर मैं बोलूँ तो हंसोगे। पता क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक के पास 7 गर्लफ्रेंड है, एक के पास 6 गर्लफ्रेंड है, और ये जो जिसके पास 6 है उसकी 7 थी, वो एक इसके पास आ गई है, इसलिए उनको स्ट्रेस है, और इसलिए जो है तो वो दिखा रहे हैं उसको कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ तुम्हारी वजह से, इसलिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ऐसे ऐसे स्ट्रेस हो रखे हैं बच्चों को। मतलब माता पिता के बारे में आज का युवा सोचना छोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई मोटिवेशन, संदीप महेश्वरी हो गए और बहुत सारे, ठीक है मोटिवेशन लो, बट कोई भी मोटिवेशन अब तुम्हारे माता पिता से बढ़कर नहीं है। कोई भी लोग तुम्हारे माता पिता से बढ़कर नहीं है, कोई भी दोस्त तुम्हारे माता पिता से बढ़कर नहीं है, कोई भी चीज माता पिता से बढ़कर नहीं होगी, ठीक है ना। पेरेंट्स इज द लास्ट मोटिवेशन एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। यार मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है, ताकि मेरे माता पिता भी कहें कि नहीं हमारे बच्चे ने कुछ किया हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीजें करो, और याद करना बहुत कठिन चीज नहीं है। अगर जो टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पे याद करके पढ़ा रहा है, याद किया हुआ है ना, कभी ना कभी याद किया होगा, कभी ना कभी बच्चा वो भी रहा होगा, तुम्हारी तरह वो भी लिख दिया होगा, वो भी पढ़ा होगा, और मैंने भी दिया था, मैंने भी पढ़ा था, और मुझे मुश्किलें आई थी याद करने में। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि देखो इसको ऐसे याद कर लेना, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बाकी छोड़ देना, ताकि तुम्हारे ऊपर ज्यादा भार ना है। मैं खुद ही केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें तो ऐसे भी कम कर देता हूँ कि चीजें जो है तो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो इसलिए जितनी है उतनी डेली के डेली याद करोगे तो सही रहेगा। एक बार में इकट्ठा हो जाएगा ना भार, तो फिर वो ओढ़ा बनेगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। और बाकी रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मुझे, मैं याद करा डालूंगा, तुम इस वाले में भी नहीं याद करोगे ना, तभी मैं लास्ट में याद करा दूंगा, लेकिन अभी से क्यों गद्दारी करना, ठीक है ना। चलो देखो एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मास का क्या, एब्सोल्यूट मास जो होता है वो खुद का, खुद की जो भी खुद की चीजें होगी, जो पार्टिकुलर, जो इंडिविजुअल खुद की चीजें होती है, जिसमें कहता हूँ ये मेरी चौक है, ठीक है, इसका मास कितना है 2 ग्राम, तो इसका 2 ग्राम जो मास है वो एब्सोल्यूट मास है, इसका खुद का मास है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि 2 ग्राम इस वाली चौक से ज्यादा है, ये छोटी चौक है, और इससे इसका जो मास है ये 2 ग्राम ज्यादा है, मतलब ये 2 ग्राम की है और ये 4 ग्राम की हो गई। अब तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी तुलना में कह रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ, रिलेटिव में कह रहा हूँ। तो रिलेटिव मास क्या होता है, किसी की कंपैरिजन में होता है, और किसकी कंपैरिजन में होता है, इन केमिस्ट्री। कल मैंने बताया था ना, साहिल और शिवांशु को एग्जांपल देखे, मान लो शिवांशु 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इन कंपैरिजन टू साहिल, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है ए और कोई पर्सन है बी, ठीक है, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। तो ये 2 मीटर से ज्यादा चल रहा है ना, तो ये क्या हुई, तुलना हुई, रिलेटिव, हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, या फिर यहाँ मास तो ज्यादा सही है, ये इसका मान लो इसका 4 kg मास है और इसका 2 kg मास है, तो इसका 2 kg से ज्यादा, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी रिलेटिव मास हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि पर्सन ए हैज 2 ग्राम मोर देन पर्सन बी, पर्सन ए जो है 2 ग्राम पर्सन बी से ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ये 2 ग्राम ज्यादा है। ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है, इनका उसके ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं कि एब्सोल्यूट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मास, इसका ए का एब्सोल्यूट मास क्या होगा 4, और बी का एब्सोल्यूट मास 4, यानी खुद का जो होगा, सेल्फ की जो चीजें होंगी वो एब्सोल्यूट कहलाएंगी, और जब हम खुद ही की चीजें दूसरे से कंपेयर करके बताएंगे वो रिलेटिव होगा, तुलनात्मक होगा, ठीक है, कंपैरिजन करके होगा। तो रिलेटिव में क्या सीधा क्या, बस एक वर्ड का याद रखना है, कंपैरिजन करना है, रिलेटिव में कंपैरिजन, और एब्सोल्यूट में खुद का बताना है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि केमिस्ट्री में हम किससे तुलना करते हैं, अगर यहाँ तो मैंने पर्सन की बी से कर दी, साहिल की शिवांशु से कर दी, ठीक है। मान लो बाकी मान लो चेयर की और किसी चेयर से कर दी, बट केमिस्ट्री में किससे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में हम मैंने बताया था किससे करते हैं, AMU, 1 AMU से सभी का कंपैरिजन करते हैं। वो 1 AMU क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका हम सबसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। किससे कंपैरिजन होगा, किससे होगा, 1 AMU से। कल बताई थी मैंने ये चीजें, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ाया था AAM, ठीक है, AMM और AFM। अच्छा स्नेहा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये तीनों चीज क्या है, इसके फार्मूले का नाम बता सकती हो।
एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब जो एटम्स में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, सीधा सीधा। हाँ बस समझ लो, लिखो मत अभी तुम, कल का लेक्चर जब देखना तो लिख लेना, ठीक है। और नोट्स बना लो, एक फिर अलग से कॉपी में नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि चीजें जो पीछे में वो जल्दी मिल जाए रिवाइज करने के लिए, वरना भूल जाएंगे तो कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि टाइम तुम यहाँ आके दे ही रही हो, जब तो चीजें अच्छे से याद कर लो कोई भी चीज, ठीक है। एएम एटॉमिक मास यूनिट मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे देखो ये तो एब्सोल्यूट हो गया, ये हो गया एटॉमिक। एटॉमिक मतलब जो एटम में लिखा है। अब एटम क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, H2, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ये एटम्स हो गए। तो जो एटम्स में देखे जाए तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कल ये भी मैंने बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, आम बराबर में मैंने कहा था खुद का, मतलब कभी भी किसी का वो निकालो, एब्सोल्यूट निकालो, तो आम कैसे होगा, राम इंटू में 1 mu, ठीक है, 1 mu को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे बात को, समझना। आम राम इंटू 1 mu, आम बराबर राम इंटू 1 mu, ये वैसी चीजें हैं, वैसे तुम्हें एएम बोलना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इक्वल टू, ये क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। मान लो मैं हाइड्रोजन का या हीलियम का, हीलियम का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, जब देखो मान लो हीलियम का हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, मान लो इसका 2 ग्राम क्या दिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 AMU, 1 AMU क्या हो जाएगा, इसका 2 AMU क्या होगा, आम होगा, मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा। अब AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.67 into 10 power minus 24, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, 1 करें तो 6 1 13 1 3 3.34 into 10 power minus 24 ग्राम, ये क्या हो गया, इसका AAM, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालेंगे, मैं रिवीजन के साथ साथ एग्जांपल लेके समझाया जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल 10 होमवर्क भी दिए थे, वो 10 होमवर्क जो है तो करके आने किया है तुम, ये नहीं चलेगा, ठीक है, होमवर्क करके आओ, नहीं तो कैसे बनेंगी चीजें। अब एएम समझा दिया, एएमएम कर लोगी अपने सिस्टम में, मतलब समझ लोगी, ये बस यहाँ पे एटॉमिक की जगह क्या आ गया है, मॉलिक्यूल आ गया है, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हीलियम था ना, CO2 हो जाएगा, H2S हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है, बस मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब तो क्या हो जाएगा, राम इनका फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे ए की जगह m हो जाएगा, AMM इंटू RMM, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU, ठीक है। ऐसे ही फार्मूला मास, फार्मूला किसके लिए होता है, आयंस के लिए होता है, ठीक है। एटॉमिक एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, और फार्मूला मास आयंस के लिए, लिख लो। वैसे ये जब पढ़ोगे तो आ जाएगा, बट अभी समझने के लिए ताकि क्लास बर्बाद ना जाए। एएम एटम्स के लिए होता है, ठीक है, ये तुम लोग लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो बार-बार। एएमएन मॉलिक्यूल्स के लिए और एएफएम आयंस के लिए, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे ना चीजें बदल जाएंगी, जैसे मैंने पढ़ाया था ग्राम एटॉमिक मास GAM, और अभी तुमने एक क्वेश्चन किया था GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और GFM ग्राम फार्मूला मास। जिसको ग्राम में हम लिखते हैं वो ग्राम एटॉमिक, अगर एटम्स को हम ग्राम में लिखें मतलब उनका मास निकालें तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल को अगर ग्राम में उसका एटॉमिक मास निकालें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और आयंस का मास अगर हम ग्राम में निकालें तो ग्राम फार्मूला मास। लेक्चर जब देखोगे तो ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से लिखा भी लिया हूँ, ठीक है। अभी मैं बस बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अगला लेक्चर मतलब आगे की चीजें समझ में आए। ऐसे ही एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब रिलेटिव को कॉन्सेप्ट समझो। इसी की जगह ये चीजें लिखना मत इसमें, क्योंकि जो लेक्चर आएंगे ना उसमें ये सब चीजें हैं तो उसमें लिख लेना, बस समझ लो। RMM सॉरी RAM RMM और RFM, अब ये समझ में तो आ गया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, समझ में आ गया होगा इसका फुल फॉर्म, ज़्यादा ही हो गई है। हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये कब से हुआ है, हाँ हाँ रिवीजन ही चल रहा है, पर ये देखे नहीं थे तुम चालू करते समय, देखो कोई नहीं, जब मैं इधर ज़्यादा आया हूँ तब होगा, ठीक है। देखो RAM मतलब
रिलेटिव एटॉमिक मास, और RMM मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और RFM मतलब रिलेटिव फार्मूला मास। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो राम इज इक्वल, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, राम इज इक्वल आर्म डिवाइडेड बाय AMU 1 AMU, मतलब वहां पे हम 1 AMU को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम राम को निकाल रहे हैं तो एक इसको एक डब्बा में, मतलब एक बॉक्स में लिख लो, एक बॉक्स में ऐसे डाल के बॉक्स बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है। राम निकालने के लिए, राम निकालने के लिए यार प्रोजेक्ट नीचे क्लियरेंस नहीं है तो मैं और बड़ा रखा हूँ, फिर से हो तो बताना ना इसमें। हाँ ठीक है, देखो राम निकालेंगे, राम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब अब ये राम का मतलब यहाँ पे नहीं होगा सिर्फ राम में लागू होगा, RMM में भी लागू होगा, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में भी लागू होगा और रिलेटिव फार्मूला मास में भी। ठीक है, राम या फिर रामम, मतलब ये समझ जाओगे ना, अगर राम बस का लिखा है तो उन दोनों में भी लागू होगा, समझ लेना। ठीक है, राम निकालने के लिए राम निकालने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए हम 1 AMU को डिवाइड करते हैं, और किससे डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास से, आर्म से डिवाइड करते हैं। ये भी लिख लो, ये 1 AMU को आर्म से डिवाइड करते हैं, वो आर्म से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, आर्म से डिवाइड करते हैं, अगर पता हो तो मत लिखो, आर्म से डिवाइड करते हैं, आर्म मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, हो गया इतना? ठीक है, आगे समझो। ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, हाँ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो भी पढ़ाया था मैंने। देखो एवोगैड्रो क्या होता है, कभी भी मान लो कोई मॉलिक्यूल है एटम, किसी एटम को फाइंड करने के लिए और किसी मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करते हैं। एवोगैड्रो को हम किससे डिनोट करते हैं, एनी एटम से, जिससे एनी से, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो सिंबल, ये एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू, ये Na से डिनोट होता है, इसका सिंबल Na है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 पावर 23, ये इसकी वैल्यू होती है। और कहीं पे एटम को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 8 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, और इसमें पूछ दिया कि व्हाट इज द एटम ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ 8 ग्राम हीलियम, मतलब 8 ग्राम हीलियम में कितने एटम है, तो कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना, जितना दिया हुआ है 8 ग्राम अपान में इसका एटॉमिक मास कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास तो 4 होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा फिर 2, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, और उसका डबल कर दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, मतलब अपने को कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, जब भी Na एटम निकालना हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड, सब सिर्फ समझ लो इसमें है, ये सब जब तुम लेक्चर लिखोगे तो वो सब चीजें आ रही है, लिखाया मैंने अच्छे से, अभी ये शॉर्ट फॉर्म में इसको मतलब, ठीक है, 2 Na एटम इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2 Na एटम। अब मान लो यार तुम्हें Na हटाना है यहाँ से, तो Na हटाने के लिए कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे, 6.022 into 10 power 23 ऑफ, तो क्या आ जाएगा 12 into 10 power 23, ठीक है, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले में अच्छे से, लंबी मतलब लॉन्ग चीज, अभी हम बहुत शॉर्ट में कराए इसलिए पैरा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, न्यूक्लियॉन्स पढ़ाया था, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स इज न्यूक्लियॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद क्या पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, इसके बाद मैंने क्या कहते हैं उसे, कौन सी concept, जिसमें मैंने ट्रिक बताई थी एक,
न्यू एटॉमिक, हाँ हाँ बहुत, देखो अब देखो रीड में सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे क्वेश्चन हो सकता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट डाल देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कि नीट में क्वेश्चन इस पर आ चुका है, और हर मॉक टेस्ट में जितने भी मान लो किसी बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, अगर कहीं का भी अगर तुम मॉक टेस्ट दो, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है, इसके बेस पर क्या है वो, देखो मान लो a डैश a इनटू में x अपॉन 12, ठीक है, ये मैंने जो है तो देखो वैसे तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है निकालने का, न्यू एटॉमिक मास निकालने का, लेकिन मैंने ये ट्रिक बना दी है, इससे अपन जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वो वाला जो अलग प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी प्रोसेस है, एक पेज लगते हैं उसमें, एक पेज अपन नीट में बैठ के अगर एक पेज करने लगे तो हो गया, फिर तो गए काम से, तो इसलिए इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये जो है न्यू एटॉमिक मास है, क्या है, न्यू एटॉमिक मास, न्यू एटॉमिक मास। ये ट्रिक मैंने किस लिए दिखाई है, फॉर फाइंडिंग ऑफ न्यू एटॉमिक मास। न्यू एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हम ये ट्रिक नोट कर रहे हैं। देखो मैं हिंदी अभी तक एक भी क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि कल ही का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना साहिल। और ये जो ए है ये ए डैश लिखना है, ए डैश जो है न्यू एटॉमिक मास, या फिर यहाँ पे अपने नाम का पहला लेटर लिख लेना, और तुम तीनों के पहले ना, आप तुम तीनों का जो नाम है वो लिख सकते हो, बाकियों का जो नाम होगा वो पहला लेटर लिख, मतलब जिसका साहिल नाम है वो एस डाल दे, स्नेह का भी एस डाल सकते हो, एस डाल के एक दो, बट यहाँ पे याद करना कि न्यू एटॉमिक मास, ये ओल्ड एटॉमिक मास। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये जो x वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, और उसको सभी से 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं आज। इस पे भी मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क, उसको किया है ना, देखो होमवर्क कर लो, वो भी बहुत अच्छी बात है, और तुमने इसका भी नहीं किया होगा फिर तो होमवर्क सारे, देखो होमवर्क नहीं करोगे ना तो चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, इसीलिए मैं टिफिन भी देता हूँ, मैं जानता हूँ होमवर्क नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ कराता हूँ क्वेश्चन। हो गया स्नेहा, हो गया ये, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल अपन कर ही लेते हैं, 20 मिनट रिवीजन भी निकल जाता है, वो तो नहीं आएगी इसलिए हो गया, बट मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं रिवीजन। देखो मान लो बोला, क्या बोला कि फाइंड, लिखना मत, फाइंड न्यू एटॉमिक मास, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक mass of CO2 having या फिर CO2 में लिख रहा है CH4 लिख, कल CH4 का ही कराया था मैंने, तो पिछला लेक्चर देखोगे तो CH4 का ही दिएगा। अब देखो CH4 having its 1/36 part gets removed, या फिर रिमूव लिखूंगा, having its 1/36 part of atom, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसी फार्मूले को यूज करके तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो हमें न्यू एटॉमिक मास यहाँ लिखा है, फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि हमें नया एटॉमिक मास फाइंड करना है। इतनी चीजें हमें पता चल रही है यहाँ पे से, ठीक है। अब देखो नए एटॉमिक मास को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश, मतलब देखो ए डैश इक्वल न्यू ओल्ड एटॉमिक मास। ओल्ड एटॉमिक मास कितना दिया है, ओल्ड एटॉमिक मास जो है तो दिया नहीं है, अगर या तो दे के रखेगा, नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें एटॉमिक मास निकालना है। CH4 का एटॉमिक मास निकालना है, CH4 का एटॉमिक मास हम निकाल लेते हैं। CH4 का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास, ये तुम नहीं पढ़ोगी जब और लेक्चर देखोगे, ठीक है। अब देखो कार्बन में कितने एटम है, एक एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कर लो,
उसका डबल कर देंगे एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 एटम और इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है। 12 4 16, 16 क्या आ गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है, 16 ग्राम टोटल, ठीक है। अब अपन ने ये निकाल दिया एटॉमिक मास इसका 16 ग्राम। अब 16 इनटू में x, x क्या दिया हुआ है ये 36 जो है तो x की जगह पर 36 रख दी गई, ठीक है। 36 रख दो अपान में कर दिया था, ठीक है। एटम यहाँ पे ग्राम एटम डालना है, ठीक है। तो 60 जो 12 दिया 36 और 16 दिया 48 ग्राम एटम, मतलब या फिर एटम ना लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। एटम ना लिखो ग्राम लिखो। तो नया एटॉमिक मास कितने ग्राम का आया 48 ग्राम का। और उसके 36 पार्ट का जो एटॉमिक मास कितना आया है 48 ग्राम का, सही निकालना था। यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था। अब मैं आज के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक में लिखो डायरेक्ट आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप कॉन्सेप्ट। इसमें भी नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है, या ऐसे मत लिखो, ये क्या होगा ना कि और भी मैं पढ़ाऊंगा तो इससे अच्छा ये है सबसे पहले लिख दो आइसोटोप लिखो, सबसे पहले आइसोटोप फिर निकालो आइसोटोप्स। अब देखो एक ट्रिक मैंने बताई थी, उस ट्रिक को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। जब मैं बता रहा था कि जेड क्या होता है और जेड को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जेड एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तब मैंने एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? झापड़ करके मैंने कोई ट्रिक बताई थी, बस वही उसी ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे, उसी ट्रिक से सब कुछ है, ठीक है। आइसोटोप सबसे पहले हम इधर साइड उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उधर हम ट्रिक लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया? जैसे पहले किया करते थे। हाँ, आइसोटोप having same atomic number but different atomic mass। तुम्हें समझ में आ रहा है साहिल ये क्या कहना चाह रहा है? देखो आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब कि जिसका परमाणु भार जो हो वो सेम हो, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है उसकी सेम हो। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ये क्या हो सेम हो, लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग हो। क्या तुमने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का नाम सुना है? हाइड्रोजन के आइसोटोप सुना है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तुमने सुना है शायद? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम, कुछ सुना है? देखो तो वही बोल रहा है कि क्या हो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसी को तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। अरे निकाल देना, देखो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बस इतना याद कर लो। सेम एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप। अगर सेम एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है, याद है कि सेम एटॉमिक नंबर वाले को आइसोटोप कहते हैं, तो दो काम होंगे, मतलब तुम्हें दो डिफिनेशन याद रहेंगे। कैसे समझाता हूँ, अगर तुम्हें पता है कि सेम एटॉमिक नंबर वाले को आइसोटोप कहते हैं, इसका मतलब डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास। इससे ये समझ में आ जाएगा। इसमें जब तुम आइसोबार पढ़ोगे तो जब यहाँ सेम एटॉमिक नंबर है तो वहाँ पे क्या होगा? सेम एटॉमिक मास, तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। उसकी डिफिनेशन तो तुम अपने से लिख लोगे, मतलब एक चीज से हम दो चीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसका मत लिख देना कि आइसो बार का डेफिनेशन लिखने लगे, इसका एग्जांपल लिखने के बाद लिखना। देखो H11 इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको अभी इंग्लिश से लिख लो, शायद इसकी हिंदी में कल बताऊंगा, ठीक है। ड्यूटेरियम तुम्हें समझ में आ रहा है ना शिवांशु? इंग्लिश से ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और ये कॉमन है, कॉमन के बाद देखो हाइड्रोजन। देखो इधर ये क्या हो गए? ये एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको जेड, ठीक है ना, और ये क्या होता है? एटॉमिक मास। ऊपर एटॉमिक मास बदल रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिटियम, ठीक है।
अब इधर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। एक तो तुम अंडरलाइन करके इस चीज को याद कर लोगे, फिर भी मान लो भूल जाता है तो कैसे याद करेंगे उस चीज को। मैंने पहले ही पढ़ाया है, तुम लेक्चर अगर देख लिए होगे तो ये वाली ट्रिक पढ़ ली होगी। ये वाली मैंने फर्स्ट लेक्चर में ट्रिक बताई है यार। तुम इसमें वो जो तुमने फर्स्ट लेक्चर थोड़ा देखा है, तुमने लिखा है, जो लेक्चर देखा है उसके नोट्स बनाए हैं, तो क्यों? यही बात है, यहाँ जो पढ़ा रहा हो वही तो रिकॉर्ड होके जा रहा है, उसे लिखना है पहला लेक्चर, उसे लिखो। इसीलिए मैं बोल रहा था आज स्नेहा तुम जो है तो जो लिखी होगी उसका रिजल्ट मैं उसकी फोटो भेज दूंगा, ठीक है? फोटो भेज देंगे अपन पीडीएफ जो है तो उस ग्रुप में। हाँ पहले तो ग्रुप बनवाना पड़ेगा, तो उसमें से तुम लिख लेना, फिर से तुम्हें लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, पर लिख लेना, नोट बना लो, ठीक है? ये मैंने ट्रिक पहले ही पढ़ा रखी है। अब देखो ये जेड मतलब सिंबल, किसका सिंबल? एटॉमिक नंबर का। यहाँ पे के मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है? और यहाँ से पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? यहाँ से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कवर हो गई। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तभी मैं कहता हूँ। और प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर। सोचो यहाँ पे कितनी सारी चीजें कवर हो गई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो एटॉमिक नंबर, तभी मैं कहता हूँ जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, नंबर निकालना, जब क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमें क्या करना है? एटम जितने उसके एटम में मान लो कोई भी एलिमेंट है उसके जितने एटम होंगे और मल्टीप्लाई क्या करना है? एटॉमिक नंबर। क्यों बोलता हूँ एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉक्स बना के लिखो, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये हो गया मॉलिक्यूल के लिए। देखो क्या हुआ, लाइट आया आपको, तो यहाँ पे जो है तो एटॉमिक नंबर ये डाल देना, ठीक है? एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं फॉर मॉलिक्यूल, लेकिन ये भी याद रखना कि आयंस के लिए जो होता है वो आयंस के लिए जो है तो इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। अगर प्लस लगा है तो माइनस और माइनस लगा है तो प्लस, ठीक है? चल रहा है ना वो? कितने परसेंट? ठीक है जल्दी से 5 मिनट और देखेंगे, मोल तो पढ़ाई देंगे, फिर उसको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया, जेड जो है तो उसका सिंबल होता है और उसका एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अब ये यहाँ से कैसे कनेक्ट है वो समझना, ठीक है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। देखो क्या आइसोटोप में P लिखा हुआ है, ये देखना, P को बड़ा सा लिखना ना यहाँ पे आइसोटोप, और इस P के नीचे अंडरलाइन करके इस P से कनेक्ट करना, समझे? इस P से, और इस P को प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर के बराबर। अब याद आएगा, P से तो याद कर लो, आइसोटोप में P आता है तो P जो है तो झापड़ में P आता है, मतलब P जो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब आइसोटोप में क्या बराबर होगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है? सीधा मतलब यहाँ P आ रहा है, मतलब P मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर जानते हो मुझे भी दिक्कत आई थी पहली बार तो याद हो गया, लेकिन जब टेस्ट देने गया, टेस्ट में सब कुछ भूल जाता है। टेस्ट में मुझे भूल गया कि यार आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता था कि सेम एटॉमिक मास होता था। अब जब मैंने सोचा चलो ऑप्शन देख के शायद बन जाए, हमने ऑप्शन देखा, वो ऑप्शन में भी दिक्कत, ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन सिमिलर दे दिए। हमें कहा हे भगवान अब क्या करूं? और मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्वेश्चन करूं कैसे, क्योंकि मुझे भूल गया था, कुछ कंफ्यूज हो गया कि सेम एटॉमिक मास होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है। अब ये देखने के बाद, ये समझने के बाद, ये जानने के बाद क्या तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगा कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है कि एटॉमिक मास सेम होता है? अब मैं आइसो बार वाला टॉपिक खुद एक अभी नहीं पढ़ाऊंगा और सारी चीजें तुम खुद लिखोगे, लिख लोगे आइसो बार वाला पूरा अपने डिफिनेशन, बस उसमें क्या करना है? सेम एटॉमिक मास कर देना है, क्योंकि इसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। ट्रिक मैंने बता दी। अब आगे वाली की कोई ट्रिक है ही नहीं, तो ट्रिक में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग सब में ही ट्रिक दे देते हैं, एटॉमिक आइसोटोप में भी ट्रिक दे रहे हैं, आइसोबार में भी ट्रिक दे रहे हैं, आइसोटोप में भी दे रहे हैं, तो वहां पे भी दिक्कत हो जाती है। 3 ट्रिक, अब ये नहीं याद है कौन सी ट्रिक किसमें यूज हो रही है। यहाँ एक ट्रिक है, बस काम खत्म, कंफ्यूजन नहीं। एक चीज पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ये चीजें मैं क्यों बता पा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं खुद जब नीट किया हुआ हूँ
है ना, मैंने नीट दिया हुआ है, मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ, मतलब मुझे दिक्कत आई थी यहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ बना ली खुद से कि अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। आइसोबार टॉपिक डालो, आइसोबार। मैं अपना एक मिनट आके बना लूंगा, तुम लोग अपना बना के रहो। कुछ नहीं करना है, आइसोबार having same atomic mass but different atomic number। एग्जाम्पल में जितना मान लो कोई एलिमेंट है x, ठीक है, उसका 40 जो है तो एटॉमिक मास है, लेकिन 12 क्या है उसका एटॉमिक नंबर। ऐसे ही कोई एलिमेंट है y या z मान लो, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास क्या है 40 ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होकर 8 हो गया। ठीक है, बस। देखिए अभी हेडिंग डालो आइसोटोन्स, और इन सब इस वाले पेज के ऊपर ही डाल देना नीट करके, और इम्पोर्टेंट डाल देना, इन सब के नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है। और फिजिक्स में भी जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, फिजिक्स में एक टॉपिक है 12th क्लास में, 11th में नहीं है, 12th में है, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये वाला जब चैप्टर पढ़ोगे ये चीजें वहां भी आती हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब देखो आइसोटोन में क्या, अब यहाँ पे भी देखो, अगर पढ़ा जाए ना, सही से पढ़ा जाए, सही से, तो चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना, अगर सही से पढ़ा जाए तो चीजें याद करने की। यहाँ n है, क्या किसी आइसोबार और आइसोटोप में तुम्हें n देखने को मिला था? नहीं ना। यहाँ पे n है, मतलब क्या क्या बराबर होगा, खुद ही बता दो तुम लोग। न्यूट्रॉन। देख लो, बिना मेरे बताए बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब अब क्या चाहिए, बस अब डिफिनेशन अपने से लो। आइसोटोन having same atomic same neutron number, न्यूट्रॉन्स नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल में डालो, देखो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, कल मैं यही पढ़ा रहा था तुम लोग को। कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होगा, 12 वाला, एक 12 आइसोटोप 12, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एक 14। अब देखो दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है, 6 और 8, ये आ रहा है ना। कार्बन नहीं है तो यहाँ पे 8 कर दो, अब 6 ही आ रहा होगा दोनों में। या यहाँ पे कार्बन में डाल के x बाई डाल दो, यहाँ सबसे सही x बाई। देखो अब इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, अब तुम लोग बताओगे, न्यूट्रॉन निकाल के बताओ दोनों। 12 में 6 गए, 6 आया, ठीक है, और 14 में 8 गए 6, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या है दोनों में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे, खत्म करेंगे, कल डीपीपी देंगे, उसमें बोल के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले ही फिर से डीपीपी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो आइसोटोन में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे n है, तो n से अपन याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, और ऐसी संख्या ऐसे नंबर जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। मैंने एग्जांपल दिखाया, मान लो कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है y, इसका मान लो इसका एटॉमिक मास है 12, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक मास 14, इसका एटॉमिक नंबर 8, दोनों को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन नंबर सेम है। और ऐसे पेयर जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक पेयर, ठीक है, मतलब आइसोटोन्स कहते हैं, सीधा मतलब, ठीक है। अब मीनिंग डालो, छोटी चीज छूट गई थी, इफेक्ट ऑफ एटॉमिक, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एटॉमिक मास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एटॉमिक मास।
effect of temperature on atomic mass. ठीक है, अब देखो बस ये लिख लो कि in this in masses atomic absolute mass have no any effect shown in temperature. ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसका सीधा मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट मास हैव नो एनी इफेक्ट। ठीक है, बस इतना याद रखो, नो एनी इफेक्ट इसमें एब्सोल्यूट मास में, एब्सोल्यूट मास में कोई इफेक्ट नहीं होता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट डाल के क्या लिखोगे कि रिलेटिव मास चेंज हो जाता है, बट रिलेटिव मास कैन बी चेंज। रिलेटिव मास चेंज हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं हो सकता। बस इसके बाद हेडिंग डालो मोल, एंड मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक मिनट यार, बस मोल डालने से पहले एक और डालना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, ये फिर से इसे बनाओ। अब इसके बारे में बस मैं लिखूंगा, उसमें नहीं लिखूंगा। हेडिंग डालो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये वाला वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद पढ़ाना चाहिए था, मैंने बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये बोल रहा था। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देख के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या इक्वल होगा। सोचो क्या इक्वल होगा, बताओ इसमें क्या इक्वल होगा। लिखा है उसमें क्या इक्वल होगा, उसके वर्ड में लिखा हुआ है। जैसे वहाँ n था, वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। क्या इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन। बना लो डेफिनेशन, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग। इसमें नीट के क्वेश्चन आया नहीं आया अभी, और कल मैं पीवाई को कराऊंगा। अभी तो नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, कल अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, पर एग्जांपल में कुछ कर भी लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Na प्लस और मैग्नीशियम Mg +2 एंड नियॉन। अब देखो समझ में आया, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या? एग्जांपल समझ में आ रहा है किसी के क्यों दिए गए ये एग्जांपल? तो जो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है पर सेम एग्जांपल है। कैसे बताओ, इलेक्ट्रॉन नंबर बताओ, इसे इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने सिखाया गया था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जितने एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। ये अभी मैंने लिखाया था, ये बॉक्स में बना के मैंने लिखा था, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने। देखो बॉक्स बन जाता है, लिखवाया ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 है। बट यहाँ पे क्या लगा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें 10, क्योंकि एक माइनस हो गया 11 से। अब इसका Mg सोडियम मैग्नीशियम में कितना एटॉमिक नंबर होगा 12, और 12 में कितना माइनस करोगे 2, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो 10 यहाँ भी आ गया। ऐसे ही नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, यहाँ इसीलिए कोई प्लस माइनस नहीं लगाया। देखो सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में सेम है कि नहीं है,
इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया है। सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। और नीट में इस पे 2-3 साल क्वेश्चन आए हैं, इसको तो रट के ही रखना, बॉक्स बना दो, बहुत इम्पोर्टेंट। इस पे मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन दे आज ही बता रहा हूँ कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन 4 चीज से मैं टेस्ट में 4 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब मैंने 5 क्वेश्चन खुद ही तुम्हें बता दिया, चीटिंग कराई है मैंने 5 क्वेश्चन की, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने खुद ही चीटिंग करा दी 30 नंबर की। ये 5 क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे ही आएंगे। अगर कल तो नहीं हो पाएगा इस संडे को, अगले संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, क्योंकि कल संडे है, कल क्लास नहीं लगेगी, सारे केमिस्ट्री के लेक्चर लोगे, मैं मंडे को केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, ठीक है। कल संडे ना, संडे को कब लगेगी, किस दिन लगेगी, ठीक है। और लेक्चर भी लेना है प्रीवियस, तो प्रीवियस लेक्चर ले लेना, मैं 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूंगा मंडे को, क्योंकि अगले संडे को हमारा 720 नंबर वाला टेस्ट होगा, जो नीट में जैसा एक्चुअल पेपर होता है, ठीक है ना। इसलिए 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। और इजी क्वेश्चन नहीं, सब तुमसे बन जाएंगे, बट पूरे लेक्चर एक बार तुम पूरे लेक्चर देख डालो यूट्यूब से, ठीक है। मतलब तुम भी देख डालो, क्योंकि अगर देख लोगे तुम्हारा हर चीज डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा नहीं होंगे, 4-5 घंटे के लेक्चर होंगे, 24 घंटे में 4-5 घंटा निकाल लोगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगला टॉपिक डालो मोल। मोल में थोड़ी चीज पढ़ेंगे, इसके बाद मोल की क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मोल, मोल को किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, एन, ठीक है, डिनोटेड बाय एन, ठीक है। ये देखो, इट इज, इसकी कई डिफिनेशन है वैसे तो, पर अपन जैसे जैसे तो समझते हैं वैसे वैसे लिख जाएंगे, तो ठीक है। रेशियो ऑफ वेट एंड molecular mass of any compound। यहाँ पे मीनिंग नहीं समझ में आया कुछ भी तो पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, क्या इंपॉर्टेंट है, रेशियो किस किस के बीच का, वेट का और मॉलिक्यूलर मास का, बस। सेकंड लिखो, इट इज काउंट ऑफ रेशियो ऑफ पार्टिकल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल ratio of number of particles and any atom, ठीक है। थर्ड में लिखो, इट इज काउंट ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम गिवन या गिवन वॉल्यूम एंड 22.4 और 22.7 लीटर, ठीक है। इसका रेशियो है गिवन वॉल्यूम का, और 22.4 या 22.7 लीटर, ठीक है। ये तीनों चीज देखो, इन्हीं तीनों चीज को मैं फार्मूले में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है। देखो फार्मूले लिखो, 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे। गिवन वॉल्यूम ये एंड है 22.4 और 22.7 LIT मतलब लीटर, ठीक है। पहला फार्मूला है, मैं लिख के दे रहा हूँ फार्मूला, नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। N इज इक्वल W अपॉन M। दूसरा फार्मूला है N इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एनी इन
यहाँ मोल ना लिख के मैंने उनका सिंबल बना दिया, ठीक है ना। ठीक है, इतना लिख लो। फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इधर का लिख लियो ना, जहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है इधर साइड, मतलब लेफ्ट साइड। देखो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है, जिससे तुमने सुना होगा कि जो है तो सिलेबस बदला है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में दो अलग अलग चीजें दी हुई हैं। उसमें देखो क्या है, एसटीपी और एनटीपी सुना है, साइड एल सही है, ये सही है, इधर नहीं दिख रहा है, भरो ना। देखो एसटीपी और देखो एनटीपी क्या होता है यार, उससे पहले तो पूरी चीज हो जाना चाहिए। ये तो लिखे तो नहीं, लिख लियो क्या, नहीं ना, ठीक, उसको मिटा दो। अपन पहले पढ़ेंगे मोल की ट्रिक, ठीक है। इसके बाद एनटीपी एसटीपी देखेंगे। आज सिर्फ फार्मूला बस दिखा पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मोल की। नहीं क्वेश्चन तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये देख लीजिए फार्मूला नहीं मिटाना फार्मूला, बस मैं बताऊँ कैसे ट्रिक कैसे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो मेरी ट्रिक थोड़ी वैसी रहती है, हंसना वसना नहीं, ठीक है। ट्रिक है याद करने की चीजें, अन्यथा नहीं लेना है इसको। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे लिखना, ठीक है। बाकी चीज स्मॉल लिखना है। देखो मान मेरी प्यारी ठीक है न्यारी इंग्लिश से लिखूंगा, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कितने लिखेगा तो बताना, ठीक है। देखो लिख लिया इसको। देखो अब समझना, तुम तो फार्मूला लिखे हो ना, भले ही मैंने मिटा दिया हो तो। देखो अब वो जो वेट है, वेट को हम मास भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे वेट के बगल में मास लिख लेना, क्योंकि नीचे वाला क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। वहाँ पे वो वाले को ठीक कर लो, n इज इक्वल वेट जो है उसको लिख लो मास, मतलब ब्रैकेट में मास डाल लो, जो मास क्वेश्चन में गिवन होगा अपार में मॉलिक्यूलर मास, नीचे वाला जो है मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास तुम्हें सबको पता होगा, वही मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालते हैं, ठीक है। ये कर लेंगे, इलेक्ट्रिक में आ जाओ। ये है मास, मतलब पहली लाइन जो है वो पहले फार्मूले को बता रही है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन पहले फार्मूले को बता रही है। ये पहला जो हमारा फार्मूला था, यही है ना पहला फार्मूला।
अपान में फिर एक और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर इसी से मास, ठीक है। बस यहाँ नीचे क्या लगा दो, अपान। ये वाली साइड जानते हो ना अपान की, जैसे ये वाला हम लिखते हैं 1/2। अब देखो ये हो गया, तो पहली लाइन जो बता रही है पहले फार्मूले को। अब तुम्हें क्या फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये याद रहेगा, फार्मूला याद हो जाएगा ना, ठीक है। अब प्यारी, अब यहाँ से देखो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान में Na, ठीक है। Na का वैल्यू कितनी होती है, 16 पावर 23 अप्रोक्सीमेटली। तो सेकंड जो लाइन है हमारी किसको बता रही है, सेकंड फार्मूले को बता रही है। सेकंड फार्मूला क्या हमारा यही था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान में Na की वैल्यू वही होती है, ठीक है। ये सेकंड फार्मूला था अपना। थर्ड फार्मूला क्या था अपना, वो थर्ड लाइन बता रही है, ठीक है। बी से वॉल्यूम, ये समझ में आया ना, बातों लिखा है बातों, बस इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये ऐसे ही ट्रिक है। अब इस वाले टी से लिख लो 22, टू टी से 2 होता है ना, बस टी से ज्यादा 2 लिख लो पहले, 2 फिर ऐसे लिख लो 2 से 22.4 लीटर, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे भी ऐसे डिवाइड लगा देना। तीनों डिफिनिशन सॉरी तीनों फार्मूला क्या ट्रिक से याद हो गए, क्या फार्मूले याद करने पड़ेंगे आप, बस ट्रिक याद करो फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो 3 एग्जांपल भी करा देता हूँ, इसके बाद क्लास को छोड़ देता हूँ। एग्जांपल्स, TWO 22.4 लीटर LITRE लिख ली इसमें। अब इधर एग्जांपल में लिखो, क्वेश्चन डाल के, क्वेश्चन मान लो पूछा कि फाइंड मोल ऑफ 4 ग्राम या फिर 64 ग्राम ऑफ 64 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, ठीक। तो सॉल्यूशन निकाल लोगे क्या, एक बार ट्राई करो। पहले फार्मूले से होगा, जानते हो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, संडे है, संडे को अपन जितने भी लोग हैं, क्योंकि शुरू से देख के अभी क्योंकि ज़्यादा लेक्चर हुए नहीं है, 4 ही लेक्चर हुए हैं, 5वें के दिन तो आई हो, तो एकदम नोट्स खरीदो एक और नोट्स केमिस्ट्री बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये नोट्स जो है तो तुम्हें जब तक तुम नीट कंटेंट पढ़ोगे, नीट हो गया, नेक्स्ट भी साइंटिस्ट वाला जो पेपर होता है, नेक्स्ट जो मैंने दिया था, अभी भी होमवर्क गया था 29 तारीख को पेपर देने, तो वो वाला अगर पेपर देते हो, वो वाला भी, और भी जो पेपर होते हैं, एक उसका मंडी इंस्पेक्टर का, मतलब पुलिस में भी कुछ पेपर होते हैं, और भी मतलब अगर मेडिकल के रिलेटेड BSc नर्सिंग होगी यही आएगा, 11-12 तो है हर जगह है, BSc का पेपर होगा ना फर्स्ट ईयर वाला, यही आएगा। मोलैरिटी ही पूछते हैं, मैं तुम्हें पेपर दिखाऊंगा कल BSc का आता है। BSc फर्स्ट ईयर में क्या पूछते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी केमिस्ट्री में, माइनर में ली होगी केमिस्ट्री, तो मेजर में बॉटनी होगी। हाँ
हाँ ये सब पूछते हैं, तो ये इसी चैप्टर में तो आता है। अभी कल कल यही स्टार्ट हो जाएगा मोलैरिटी वगैरह भी, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाए रहना, क्योंकि बीएससी चाहे कॉलेज वाला स्टूडेंट हो, चाहे नीट वाला हो, चाहे बीएससी नर्सिंग वाला हो, कोई हो, चाहे बीडीएस ले, आयुर्वेदिक में जाए, कहीं भी जाए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आएगी ही, ठीक है। मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चलने लगा ना, फिर तुम नोट्स बना नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्टी जाएगी नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी 4-5 लेक्चर का है, 10 पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 8-10 पेज वो लिख जाएंगे, लेकिन जब बाद में होगा तो फिर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। वो बैकलॉग में चला जाएगा तुम्हारा, फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो निकाल दिए, निकालो, निकाले, निकालो। देखो इसका 64 क्या है, मास है, वेट है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है। बस फार्मूला लगाओ, वेट अपॉन या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ लोगे मॉलिक्यूलर मास को, mm, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ऊपर वेट की वैल्यू कितनी है, 64 ग्राम, नीचे कितना है, 16 ग्राम। देखो कुछ है ही नहीं, 64 ग्राम आंसर। और ये ट्रिक्स वाली भी मैं लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो सारी ट्रिक्स की एक अलग जो है तो एक पेज में वो दिखवा दूंगा, सारी ट्रिक्स एक साथ, ताकि जब रिवाइज करो तो सारी ट्रिक एक साथ ही रिवाइज हो जाए 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तुम बस 2 महीना रुको, 2 महीने के बाद जो है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर होगा तुम्हारा, मैं इतनी बार रिवाइज ही करा दूंगा, तुम खुद ही देखो। इसीलिए मैं जब आता हूँ दूसरी क्लास में, प्रीवियस क्लास का जो होता है वो मैं रिवाइज कराता हूँ 20 मिनट, तो मैं इतनी बार रिवाइज यही करा दूंगा कि चीज़ें तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हें घर में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब पहली बार पढ़ोगे, पहली बार तो घर में पढ़ोगे ना, पहली बार घर में पढ़ना है, इसके बाद मैं सब कुछ नहीं कराऊंगा। मेरा टारगेट ये है कि मैं 7 बार तुमको केमिस्ट्री रिवाइज करा दूँ पढ़ाते पढ़ाते, मतलब एक बार ये पढ़ाया, फिर इसके बाद जब दूसरा चैप्टर चलेगा तब भी बीच में संडे को बुला के किसी दिन 1 घंटे तो लगेंगे, 1 घंटे में रिवाइज करा देंगे पिछला चैप्टर, वो रिवाइज रहेगा तुम्हारा, मतलब जो तुम करंट पढ़ रहे हो वो भी तुमसे बनेगा, और जो पहले पढ़ चुके हो वो तुम्हें भूलेगा नहीं, ठीक है। हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, पार्टिकल वाला फार्मूला का एग्जाम्पल, मतलब दूसरे फार्मूले का एग्जाम्पल। पार्टिकल में हम क्या ले लेते हैं कि लिखो 12 इंटू 10 की पावर 23 particles have going destroyed in mixture, then find its mole।